हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 लेसन नंबर 1, जिसका नाम है इंश्योरेंस सर्विस। तो दोस्तों, प्लीज आप जो यूनिट 4 है और यूनिट 5 का जो सेकंड लेसन है वो प्लीज आप अपने आप से खुद कर लीजिएगा, खुद पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब मेरे भी एग्जाम है, इसलिए मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बोला था कि मैं अब वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आपके इतने कमेंट आए, बार बार आप पूछे थे यूनिट 4 कब आएगी, तो इसलिए मैं ये यूनिट 4 बना रहा हूँ। अब देखिए, ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं सीधा सेकंड सेमेस्टर में वीडियो अपलोड करूंगा। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें जानेंगे कि जो इंश्योरेंस है उसके क्या क्या प्रिंसिपल है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, टर्म इंश्योरेंस और इस सब पॉलिसीज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो पीडीएफ है काफी बड़ी है, इसमें जो है इसकी लैंग्वेज है काफी डिफिकल्ट है। अगर मैं आपको एक एक लाइन समझाने बैठूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और काफी बोरिंग भी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो यानी जो हमारा जो इंश्योरेंस है किस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंश्योरेंस होते हैं क्या होता है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टीज के बीच में होता है। एक तो इंश्योरेंस कंपनी, जिसे हम इशूअर भी बोलते हैं, और एक इंडिविजुअल, जैसे कि जो इसमें इन्वेस्ट करता है, जो प्रीमियम खरीदता है, उसे हम बोलते हैं इंश्योर्ड। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं इंश्योरेंस। और देखिए, जो इंश्योरर होता है और जो इंश्योर्ड होता है उसको हम एश्योरर और एश्योर्ड भी बोल सकते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए, इंश्योरेंस का काम क्या होता है। जो इंश्योरेंस होता है वो जो रिस्क होता है ना, जो भी प्रीमियम खरीद रहा है, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, उसका जो रिस्क है, जो भी फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, लाइफ से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, उसका जो भी रिस्क है उसको ट्रांसफर कर देती है किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो इंश्योरर होता है यानी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो अपना प्रीमियम देती है किसको, इंश्योर्ड को, यानी जो इंडिविजुअल है जो प्रीमियम खरीदता है। अब उसको क्या, इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट पे करता है, ताकि वो क्या है, जब भी उसको कोई भी रिस्क मिले, मतलब जैसे कि एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, घर में आग लग जाए, तो उसमें क्या हो सकता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी भरपाई कर सके, उसको मतलब ज्यादा अपनी जेब से खर्चा ना देना पड़े। अब देखिए, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसमें इंश्योरेंस कंपनी कैसे कमाती है। अगर मान लीजिए वो उससे प्रीमियम तो ले रही है, लेकिन अब उसका बड़ा नुकसान हो जाए, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो सारा किसका जिम्मा आ जाएगा, फाइनेंशियल यानी इंश्योरेंस कंपनी का आ जाएगा। उसको क्या नुकसान भी तो हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी को इतना पैसा दे रही है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि कमाती कैसे होगी, इतनी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है कैसे कमाता होगा। चलिए मैं इसको बारे में बताता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो अपना प्रीमियम देती है। मान लीजिए 1000 लोगों को वो अपना प्रीमियम देती है, जिसको हर महीने उनको 100-100 रुपए देने पड़ेंगे। तो मतलब 1000 लोगों को उसने 100 रुपए वाला प्रीमियम दे दिया। अब देखिए, इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने की कितनी कमाई हो रही है, 1 लाख रुपए की कमाई हो रही है, क्योंकि उन्होंने 1000 लोगों को 100 रुपए का प्रीमियम भेज दिया। अब देखिए, जो भी प्रीमियम लेता है कोई भी इंडिविजुअल है, मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये तो नहीं है कि सबका एक्सीडेंट हो रहा है, 1000 लोग हैं तो हजारों का एक्सीडेंट हो गया, नहीं, उसमें से किसी एक का हो जाएगा, दो का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तो मतलब उनका जितना भी नुकसान होगा, एक तो उनका प्रीमियम वो तो दे ही रहे हैं, दो उनका प्रीमियम भी उसमें क्या ऐड हो जाएगा उनका नुकसान में। और जो एक्स्ट्रा है वो क्या, इंश्योरेंस कंपनी जो इनका फायदा हो रहा है, जो बाकी के जो पैसे दे रहे हैं उसमें वो पैसे ऐड करके उनकी हेल्प कर देती है। अगर आपको समझ नहीं आया तो देखिए, सीधे शब्दों में ये समझिए कि इंश्योरेंस कंपनी हर महीने अपने क्या जो प्रीमियम दे रही है उन इंडिविजुअल से प्रीमियम का पैसा कमा रही है। हर साल हर दिन वो लाखों रुपए कमा रही है। अब बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो भी जाता है तो वो आसानी से उसको पे कर सकती है, उनका जो भी नुकसान है उसकी भरपाई कर सकती है। फिर भी उनके पास कई सारे पैसे बच जाते हैं और वही उनका प्रॉफिट होता है। मतलब इनका जो मेन जो प्रॉफिट है वो क्या है, इनका प्रीमियम, जो इंडिविजुअल है वो हर महीने का अपनी जेब से पैसे दे रहा है, तो वही उनका फायदा होता है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे ऐसे तो जो इंश्योरेंस कंपनी कई पैसे कमाती होगी, तो क्या इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। तो देखिए, कंपलसरी तो देखिए है नहीं, लेकिन क्या हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें फ्यूचर का कभी नहीं पता। हमारे रिस्क क्या हमारे साथ, हम जैसे ही घर से निकलते हैं जो रिस्क है हमारे साथ चलता रहता है। हम मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे घर में आग लग सकती है या किसी की डेथ हो सकती है, तो ऐसे में जो इंश्योरेंस है हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। अब देखिए, जितनी भी इंश्योरेंस है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कौन सा है, लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा लोग इसी में इन्वेस्ट करते हैं। या तो एक्सीडेंट हो गया, हेल्थ हो गया, इसमें तो करते ही है, लेकिन सबसे पहले किसमें करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में वो अपना पैसा लगाते हैं। तो अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गए, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया। तो ऐसी कई सारे इंश्योरेंस होते हैं जो आप भविष्य में इनको ले सकते हैं। और हर इंश्योरेंस का अलग अलग प्राइस होता है, मतलब हर इनका जो प्रीमियम होता है सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने का प्रीमियम लेते हैं। जैसे कि साल का ले लिया इतने रुपए का, 2 साल का ले लिया इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो सब प्रीमियम अलग अलग होता है। और देखिए, आप इंश्योरेंस को ना दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस में सारे आपकी लाइफ से जुड़े हुए इंश्योरेंस आ जाएंगे, और जनरल में आपकी कार को लेकर आपका जो व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गए, तो उसमें ये सब इंश्योरेंस आ जाते हैं। अब इन्हें हम देखेंगे डीपली।
तो देखिए बोल रहा है जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो आपका जो डेथ का रिस्क है उसको कम करता है। इससे क्या होता है कि अगर बाई चांस आपकी डेथ भी हो जाती है तो आपके परिवार वालों को आपकी डेथ के लिए पैसे मिल जाएंगे। आपका यही इंश्योरेंस होता है। अब जो लाइफ इंश्योरेंस होता है इसके अंदर भी कई टाइप होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग टर्म्स, एंडोमेंट, होल, मनी बैक एंड यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। ऐसे कई सारे लाइफ इंश्योरेंस के टाइप होते हैं। तो देखिए जब भी कोई ये इंश्योरेंस लेता है लाइफ इंश्योरेंस, तो बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो भी क्रियाक्रम होता है, जो भी उसमें खर्चा आता है, वो सब कौन देता है? इंश्योरेंस कंपनी ही देती है। और घर वालों को भी जो पैसे देती है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो इसलिए इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है इनकी कई सारी वैरायटी होती है और ये काफी सारे रिस्क को कम करती हैं, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड हो गया, व्हीकल से रिलेटेड हो गया, मरीन यानी पानी से रिलेटेड कोई भी रिस्क हो गया, लाइबिलिटीज के रिलेटेड, ट्रैवल, कमर्शियल रिस्क। तो ऐसे कई सारे रिस्क जो है इंश्योरेंस जो पॉलिसीज है ये कवर करती हैं। अब देखिए जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है इनका जो मेन गोल होता है वो है आपको प्रोटेक्ट करना, किसी भी आपके रिस्क से आपका कोई भी नुकसान ना हो जाए। तो आपको बस प्रोटेक्ट करना ही जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका मेन मकसद होता है। अब देखिए मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए उसने कोई भी प्रीमियम लिया है, मान लीजिए 1000 रुपए का ही प्रीमियम लिया है, तो उसका भले ही नुकसान करोड़ों का हो जाए तो पूरा का पूरा जो उसका नुकसान हुआ है कौन भरपाई करेगा? उसका इंश्योरेंस कंपनी। भले ही वो अपनी तरफ से अमाउंट पे कर रहा है, लेकिन अगर उस अमाउंट से ज्यादा बड़ी है तब भी इंश्योरेंस कंपनी उसको हेल्प करेगी। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, आखिर इंश्योरेंस के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो अब तक आपने समझ लिया कि जो इंश्योरेंस है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। वो उसका काम है कि रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के ग्रुप पे आपका जो रिस्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इंश्योरेंस का काम होता है। क्योंकि जब भी आपका कोई नुकसान होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी तरफ से थोड़ी ना पैसा देगी, जो वो बाकी लोगों से पैसा ले रही है, प्रीमियम का पैसा ले रही है, उसी का आपके भरपाई में यूज करती है। तो ऐसे जो आपका रिस्क है वो लोगों के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखिए इंश्योरेंस का पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ उबेरिमा फिडस, और इसे हम प्रिंसिपल ऑफ उटमोस्ट गुड फेथ भी बोल सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो दोनों पार्टीज है, इंश्योरेंस कंपनी और एक इंडिविजुअल जो इंश्योरर है और इंश्योर्ड के बीच में गुड फेथ होना चाहिए, आपस में ईच अदर, यानी दोनों को आपस में एक दूसरे के प्रति गुड फेथ होनी चाहिए। मतलब एक सद्भावना होनी चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे का फायदा, अपना फायदा ना देखकर दूसरे का फायदा देखे। जो इंश्योरेंस कंपनी अपना फायदा ना देख के दूसरे का फायदा देखे, उसको इंश्योर करे कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, अपने आप पे उनको ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट पैदा करना। तो एक दूसरे के प्रति गुड फेथ रखना, यही जो है पहला प्रिंसिपल होता है इंश्योरेंस का। तो अब देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो क्या कर सकती है, उसके जितने भी प्रीमियम है, जो भी पॉलिसीज है, उनको क्लियरली साफ साफ शब्दों में बताए। ये नहीं कोई हेरा फेरी करे, कोई दूसरे कागज पे साइन करवा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी चीज है उसको क्लियर, जो इंडिविजुअल है उनको बताई जाए कि आपका ये नुकसान हो सकता है, आपको ये फायदा हो सकता है। उनका जो भी अच्छा गलत है उनको अच्छे से समझाए, जितनी भी टर्म और कंडीशन है उनको अच्छे से ब्रीफली बताए। तो ये गुड फेथ होना चाहिए। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये दोनों टाइप के इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल होता है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, दोनों के बीच में। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। तो देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज है वो बेस है कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल पर। तो देखिए जब भी कोई इफेक्ट पड़ता है तो अगर वो प्रूव हो जाता है, मतलब कोई भी अगर नुकसान हुआ है, दुर्घटना हुई है, अगर वो साबित हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि इसके पीछे का कॉज क्या है, यानी कारण क्या है, ये जो दुर्घटना हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो इसके पीछे का कारण क्या है, अगर वो हमें पता चल जाता है तो उसके बाद हमें कोई और चीज जानने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए कोई भी एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी लॉस हुआ है, अगर उसका हमें कारण पता चल जाता है, जो उसका फिर नियरेस्ट और जो प्राइमरी कॉज होता है, यानी जो प्राथमिक कारण होता है, सिर्फ उसी को देखा जाएगा, बाकी जो प्रॉक्सिमेट कॉज होता है उसको नहीं देखा जाएगा। अब देखिए इसको मैं आपको और इजी वे में एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। उससे पहले ये समझ लीजिए ये जो प्रिंसिपल है ये लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ जो जनरल इंश्योरेंस है उस पे ही एप्लीकेबल है। अब देखिए आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। देखिए मान लीजिए एक फैक्ट्री है जिसमें आग लग चुकी है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है, अब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको ये पता लगता है कि जो आग लगी गई है ये लापरवाही की वजह से लगी है, और इसका जो फैक्ट्री का डिजाइन है कुछ इस टाइप का डिजाइन है जो इसमें अच्छे से जो आग है वो लग सकती है और भड़क भी सकती है, मतलब पूरी फैक्ट्री जल जाएगी, ऐसा कुछ डिजाइन बनाया गया है। तो अब देखिए जो भी मान लीजिए फैक्ट्री में आग लगी है, फैक्ट्री का जो मालिक है वो इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता है, लेकिन वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो इसकी जो फैक्ट्री में जो आग लगी है वो लापरवाही की वजह से लगी है। तो जब भी वो क्लेम करेगा तो जो इन्वेस्टिगेशन जो है इंश्योरेंस कंपनी पहले इन्वेस्टिगेट करेगी, तो उसको पहले पता लगेगा कि जो आग है लापरवाही की वजह से लगी हुई है, लेकिन वो जो उसका डिजाइन है ना उसको नहीं देखेगी, जो उसकी जो लापरवाही है उसको देखा जाएगा। तो इससे क्या है, वो जो मालिक है उसको जो क्लेम है वो नहीं मिलेगा। अब देखिए मालिक को क्लेम कब मिलता? जब ये जो आग है लापरवाही की वजह से नहीं लगती, बल्कि उसकी जो डिजाइन है, फैक्ट्री का कुछ ऐसा डिजाइन है उसकी वजह से आग लग गई है, तो उसको क्लेम मिल सकता था, लेकिन लापरवाही की वजह से आग लगी तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर एक एग्जांपल और समझाओ तो मान लीजिए आप अपनी कार चला रहे हैं और आपने कार जाके अपने पेड़ में ठोक दी है ना, पेड़ में आपकी कार टूट गई, तो उसका इंश्योरेंस आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर बाई चांस आपने रोड पे खड़ी करी है और कोई गाड़ी ठोक के चली गई आपकी कार को, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेकंड प्रिंसिपल समझ आ गया होगा।
अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो देखिए इस प्रिंसिपल के अनुसार जो भी इंश्योर्ड पर्सन है यानी कोई भी इंडिविजुअल है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए या तो लाइफ में या फिर प्रॉपर्टी में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब देखिए जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ये रेफर करता है किसी भी स्पेसिफिक इवेंट को। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है मतलब कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो क्यों लेता है, क्योंकि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो अपने पत्नी का भला चाहता है। अब जैसे कि पत्नी अपने पति का इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब लाइफ इंश्योरेंस कराती है तो क्यों कराती है, क्योंकि उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो मतलब प्रिंसिपल का कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिसी कराते हैं उनका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और देखिए बोल भी रहा है बट इफ द स्पेसिफिक इवेंट डज नॉट अकर द इंश्योर्ड स्टे इन द सेम पोजीशन। तो कहने का मतलब ये है जैसे कि किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया तो देखिए किस टाइम पे लिया, जब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था अपनी पत्नी में, क्योंकि उसकी पत्नी अगर मर जाएगी तो उसको क्या अपने बच्चों के लिए क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए दोनों का डिवोर्स हो गया, पत्नी अलग हो गई है, अब पत्नी के डिवोर्स के बाद अगर डेथ भी हो जाती है तो भी पति को वो क्लेम मिल सकता है, क्योंकि देखिए जिस टाइम पे उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लिया था उस टाइम पे वो पत्नी पत्नी थे तो पति का उसमें था इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लेकिन अब डिवोर्स के बाद क्या है, सिचुएशन चेंज हो गई है, अब भले ही उसमें इंटरेस्ट ना हो लेकिन जो उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया है उसकी अभी भी पोजीशन वही सेम है। अब देखिए कोई भी इंडिविजुअल है वो इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी नहीं खरीदेगा जिसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना हो। अब देखिए एक पति को अपनी पत्नी को ये बताने की जरूरत है नहीं कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूँ, तो ऐसे में उसको कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ये जताने की जरूरत नहीं है कि मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं है। मतलब एक पति चाहे तो अपनी पत्नी के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है या अपने बच्चों के लिए भी ले सकता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब होता है अधीनता यानी अधीनता का सिद्धांत, ये हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए इस प्रिंसिपल में क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इंश्योर्ड का नुकसान होता है यानी कोई लॉस होता है किसी इंडिविजुअल का, जो तो इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरर है वो पॉलिसी होल्डर की जगह ले लेगी। अब आप समझे नहीं होंगे इसका मतलब क्या है, तो आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। इसका मतलब ये कि मान लीजिए किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया तो आप क्या लेंगे, उससे पैसे लेंगे, भाई तूने मेरी गाड़ी ठोकी है पैसे दे इसके। तो वही सेम काम आपकी जगह इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जिसने आपकी कार को ठोका है वो उससे पैसे लेगी और आपके जो जितनी भरपाई आपकी भरपाई कर देगी। तो देखिए ऐसे में जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास पूरा राइट होता है कि जो थर्ड पार्टी है जिसने आपका नुकसान कराया है, क्योंकि आपने पॉलिसी ली है तो इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी होती है कि जो थर्ड पार्टी ने आपका नुकसान कराया उससे आपको सारी भरपाई करवा के दे, सारे नुकसान के पैसे दे। और बाई चांस अगर जो थर्ड पार्टी है वो नहीं मानती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। तो पूरा हो गया क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है क्षति पूर्ति यानी आपकी कोई क्षति हुई है उसकी पूर्ति करना, यानी आपका कोई भी लॉस हुआ है आपका कोई भी नुकसान हुआ है तो उसकी पूर्ति करना कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार आपका जो इंश्योर्ड है यानी जो इंडिविजुअल है उसका कोई भी नुकसान हुआ है कोई भी लॉस हुआ है तो वो कंप्लीटली अपना जो है क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी से, पूरी भरपाई करवा सकता है उसके नुकसान की। तो देखिए जो इंश्योरेंस होता है उसका तो मेन गोल ये होता है कि जो इंश्योर्ड है यानी जो इंडिविजुअल है उसकी कोई भी नुकसान हो उसकी भरपाई उसको प्रोटेक्शन कौन देता है, इंश्योरेंस देता है। तो उसका जो मेन गोल है वो ये प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल ही उसके मेन गोल को दर्शाता है। अब देखिए जो प्रिंसिपल है ये लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी लाइफ ही खत्म हो गई तो आप थोड़ी ना इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, भाई मेरी जिंदा कर दो मुझे वापस से मेरा क्लेम कर दो, तो ऐसा नहीं होता। आप जब मर जाएंगे तो आपकी जो जो आप नाम लिखवा के जाएंगे वो आपकी तरफ से फिर क्लेम कर सकता है, आप नहीं कर पाएंगे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो मल्टी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेता है किसी सेम रिस्क के लिए और वो भी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से। तो ऐसे में क्या होता है जो कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है वो इफेक्ट करता है इसके ऊपर। अगर दूसरे शब्दों में समझाऊं तो मान लीजिए आपने कई सारी इंश्योरेंस कंपनी से एक व्हीकल इंश्योरेंस खरीदा। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी ठुक गई और उसमें आ गया खर्चा 1 लाख रुपए का, तो आपने 5 इंश्योरेंस कंपनी से अब व्हीकल इंश्योरेंस ले रखा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो 500 है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट देंगी, हर इंश्योरेंस कंपनी कितना 20-20 हजार देंगी ताकि आपका जो नुकसान है आपका लॉस है वो कवर हो जाए। तो आपने देखा कि जो बहुत सारी अगर आप उसमें मल्टीपल इंश्योरेंस लेते हैं तो सारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है। अब देखिए डिपेंड करता है कि आपने किस इंश्योरेंस कंपनी में कितना ज्यादा प्रीमियम ले रखा है। जितना ज्यादा महंगा प्रीमियम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई के लिए मान लीजिए आपने ए कंपनी का जो प्रीमियम ले रखा है वो ज्यादा महंगा है बी वाली कंपनी से, तो जो ए वाली कंपनी है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी बी के कंपैरिजन में। अगला है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन यानी अपने नुकसान को कम करने का सिद्धांत। अब देखिए इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो इंश्योरर होता है जो इंडिविजुअल होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसका जो भी नुकसान हो रहा है, जैसे कि उसने व्हीकल इंश्योरेंस लिया है तो उसकी जो गाड़ी उसको देखना है कि उसका जो गाड़ी का नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, तो उसकी जिम्मेदारी होती है।
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपको जब चाहे अपनी गाड़ी को कहीं भी ठोक दीजिए और पैसे ले लीजिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जो भी लॉस है उसको आप मिनिमाइज कर सके। तो आपने जिस चीज का भी इंश्योरेंस लिया है उसके लिए आपको इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे, ये आपको याद करने हैं, ये पेपर में आ भी सकते हैं। अगला है लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस होता है जो हर व्यक्ति अपने लिए लेता है। तो इस इंश्योरेंस को स्पेशली इतना ज्यादा डेप्थ में बता रखा है, आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा डेप्थ में है। तो इसको मैं लाइन वाइज तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। अब देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। अब एग्जाम्पल में देखिए, एक अमित नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र है 42 साल, है ना, और वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, और उसकी वाइफ का नाम है निशा, और वो हाउस वाइफ है, और उसके बच्चे हैं, और ये सब रहते हैं एक अपार्टमेंट में जो रेंटेड है, मतलब वो रेंट दे के अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके खुद का घर नहीं है। अब देखिए जो अमित है वो जो रेंट देता है अपने घर का, कितना देता है, 15,000 रुपए रेंट देता है, और उसने लोन ले रखा है 2 लाख रुपए का, और उसकी देखिए जो मंथली इनकम है वो है 40,000 रुपए। अब देखिए अमित की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो अब देखिए उसकी फैमिली को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले जो उसकी इनकम है मंथली वो आना बंद हो जाएगी, उसको कोई इनकम नहीं मिलेगी। और देखिए उसकी जो वाइफ है और उसके जो चिल्ड्रन है यानी बच्चे, उनको अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ जाएंगे, और उसकी वाइफ के पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो जो 2 लाख रुपए का उसने जो लोन लिया है उसको पेमेंट कर सके और उसको इंटरेस्ट भी दे सके। और ऐसे में जो उसकी फैमिली है उसके ऊपर क्या पाबंदी आ जाएगी कि उसको रिलोकेट करना पड़ जाएगा और किसी चीपर रेजिडेंट में जाके रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका अगर वो रेंट नहीं दे पाएगी तो मकान मालिक भगा देगा। और देखिए उसकी जो फिर विधवा पत्नी है उसको क्या काम करना पड़ जाएगा अपने बिल्स को पेमेंट करने के लिए, और ऐसे में जो उसके बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, उनको सफर करना पड़ जाएगा। तो देखिए ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आपने देखा कि अगर अमित की डेथ हो जाती है तो उसको फैमिली को कितना ज्यादा सफर करना पड़ेगा, यहीं पर जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपकी हेल्प करता है। आपने जितने भी ये सारे पॉइंट देखे, ये सब आपकी इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो आपकी हेल्प करती है। तो देखिए अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपकी जो भी इनकम है वो मतलब आपकी जो पैसे हैं आपके इकट्ठे आपके परिवार को मिल जाएंगे। आपकी जो वाइफ है उनको आपके रिश्तेदारों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी चुका देगी। आपके जो बच्चे हैं उनको स्कूलिंग के लिए सफर नहीं करना पड़ेगा। तो आपके लिए देखा जो लाइफ इंश्योरेंस वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान की कई सारी कैटेगरीज हैं। पहला है प्योर प्रोटेक्शन। तो देखिए जो प्योर प्रोटेक्शन प्लान होते हैं ये ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट दे दी जाती है ताकि वो अपने फ्यूचर में किसी और से पैसे मांगते ना भटके। तो इस एग्जांपल में क्या प्योर प्रोटेक्शन में कौन सा इंक्लूड है, टर्म इंश्योरेंस प्लान इंक्लूड है। अगला है प्रोटेक्शन कम सेविंग्स। तो देखिए जो प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग प्लान होता है ये एक फाइनेंशियल टूल है जो हेल्प करता है किसी इंडिविजुअल की उसके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में, जैसे कि घर को परचेज करने में, उसके बच्चों की एजुकेशन को फंड करने में। तो जैसे कि मनी बैक पॉलिसी हो गई, रिटायरमेंट प्लान हो गया, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्रोटेक्शन कम सेविंग प्लान के। अब हम देखेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई इंश्योरेंस प्लान लेता है उसकी डेथ के बाद जो भी नॉमिनी होता है उसको इंश्योर्ड की डेथ का फायदा होता है। अब देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये एप्लीकेबल रहे, मतलब फोर्स में रहे, तो इसके लिए क्या होगा, जो पॉलिसी होल्डर है उसको क्या अमाउंट पे करनी होगी इस प्रीमियम की, या फिर वो रेगुलरली भी कर सकता है या फिर सिंगल भी कर सकता है, या तो एक बार में इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे दे या फिर थोड़ा थोड़ा करके वो रेगुलरली प्रीमियम का पैसा दे सकता है। अब देखिए जब इंश्योर्ड है जो पॉलिसी होल्डर है उसकी जब डेथ हो जाती है तो जो पॉलिसी में जिसका भी नाम होता है, जो नॉमिनी होता है, उसको फिर सारी जितने भी पैसे होते हैं दे दिए जाते हैं। उन पैसों को हम बोलते हैं पॉलिसी लाइफ कवर। अब देखिए जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये एक्सपायर हो जाती है कुछ सालों बाद, मतलब इसमें एक अमाउंट, मतलब एक डेट दे दी जाती है कि ये इस साल बाद एक्सपायर हो जाएगी। अगर उस साल के अंदर अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो आप जो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो जो ईयर है वो पास हो जाता है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा आपकी डेथ के बाद। लेकिन देखिए अगर आप परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपकी डेथ के बाद भी अगर आप उसकी पूरी प्रीमियम दे देते हैं तो उसके बाद भी वो परमानेंट रहता है, उसके बाद भी जब भी आपकी डेथ होगी तो आपके घर वालों को पैसा मिलेगा। तो आप दोनों में अंतर समझिए, टर्म वाले में और परमानेंट वाले में। टर्म वाले में कुछ सालों तक रहेगा, परमानेंट वाले में लाइफ टाइम तक रहेगा। लेकिन वहीं पर जो प्रीमियम का प्राइस है वो भी मैटर करता है। टर्म वाले में जो प्राइस है वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन परमानेंट वाले में प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रहेगा। अब देखिए जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो जब तक अच्छी है जब तक जो इसको इशू करने वाली इंश्योरेंस कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है। मान लीजिए अगर आपकी डेथ हो जाती है लेकिन उस टाइम पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो दिवालिया हो जाती है, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो गारंटी देती है कि जो भी आपका नुकसान हुआ है, आपका जो भी पैसे आप क्लेम करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट आपको देती है ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए प्रोज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। प्रोज का मतलब होता है फायदा। इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके क्या क्या फायदे हैं।
पहला है लाइफ कवर, यानी आपके मरने के बाद जो भी आपका पैसा है वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। दूसरा है पीस ऑफ माइंड, तो देखिए ये एक टाइप की आपके मन को शांति देता है। जब भी आप इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपका मन क्या शांत हो जाता है, आपको ये टेंशन नहीं रहती कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा। अगला है टैक्स बेनिफिट, अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको आगे चल के जो टैक्स है उसमें कई ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1932 के तहत आपको जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो आपको टैक्स डिडक्शन देखने को मिल सकता है। अगला है क्रिटिकल इलनेस कवर, तो देखिए वैसे जो ये क्रिटिकल इलनेस कवर है ये अलग से लिया जाता है, लेकिन कभी कभार ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी एडेड होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप क्रिटिकली इलनेस होते हैं, मतलब आपको कई ज्यादा बीमारी हो जाती है, आप बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तो हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा होता है ना वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगला है इनकम बेनिफिट्स, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है वो मनी बैक इंश्योरेंस प्लान को प्रोवाइड करवाता है। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है जो भी अपने प्रीमियम को वो पे करता है, तो बाद में उसकी डेथ के बाद क्या होता है कि जो भी वो नॉमिनी चूज करता है उस नॉमिनी को इनकम की मतलब एक रूप में इनकम के तौर पे जो उसका पैसा है जमा हुआ उसको इनकम के तौर पे हर मंथली मिलता रहता है। तो देखिए इससे ये इंश्योर हो जाता है कि जो इंश्योर्ड की जो फैमिली मेंबर है, मतलब जो इंश्योरर की नॉमिनी है, उसको क्या है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और सिक्योर है। अगला है लोन्स अगेंस्ट पॉलिसी, अब देखिए जैसे नाम से आपको पता चल रहा है पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकता है कोई भी इंडिविजुअल। तो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये पॉलिसी होल्डर को ये अलाउ करती है कि वो पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकता है और अपनी कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को पूरा कर सकता है। तो जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो ऐसे में जो पॉलिसी होल्डर होता है वो कभी भी वो लोन ले सकता है। इससे में जो भी लाइफ इंश्योरेंस है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो अगर उसने लोन लिया तो लाइफ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, लाइफ इंश्योरेंस अलग चलता रहेगा लेकिन उसको उसके बदले में लोन मिल सकता है। अब देखिए जो लोन दिया जाता है ये सिर्फ सर्टेन इंश्योरेंस प्लान्स पर ही दिया जाता है, ऐसा नहीं कि सब पे दिया जाएगा, कुछ प्लान्स होते हैं जिन पर ही मिलता है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इससे पहले जो हमने प्रिंसिपल देखे थे वो इंश्योरेंस के थे और ये वाले प्रिंसिपल है लाइफ इंश्योरेंस के। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में बताया भी था। प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के अलग होते हैं और इंश्योरेंस के प्रिंसिपल अलग होते हैं। तो देखिए इंडिया में हम लाइफ इंश्योरेंस के 4 बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो मैं आपको ऊपर भी एक बार बता चुका हूँ, लेकिन उसमें और इस वाले इंटरेस्ट में अंतर होता है। वो वाला अलग था, इसका मतलब इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज। तो देखिए ये वाला प्रिंसिपल क्या करता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उसका मिसयूज होने से उसको प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए जो भी पॉलिसी होल्डर होता है जब भी वो किसी के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो उसके लेवल ऑफ इंटरेस्ट को बताता है। तो जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट को बताता है उसी को हम बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और देखिए जो इंटरेस्ट है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो पर्सनल हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है या फैमिली बॉन्ड भी हो सकता है और भी कई सारे टाइप के हो सकते हैं। अब देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो भी इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसके इंटरेस्ट को देखते हैं, इंटरेस्ट ऑफ लेवल को देखकर या तो वो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है या फिर अप्रूव भी कर सकती है। अगला प्रिंसिपल है मिनिमल रिस्क, यानी रिस्क को कम करना। तो देखिए जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है जो भी लाइफ इंश्योरेंस को प्रोवाइड करवाती है वो एक टाइप का रिस्क ही तो लेती है, क्योंकि उसको जब भी अगर मान लीजिए जिसको भी वो इंश्योरेंस दे रही है तो उस पीपल को वो एश्योर करिए कि जब भी आपकी लाइफ में दुर्घटना होगी, जब भी आपकी डेथ हो जाएगी तो हम आपको पूरा पे करेंगे। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी एक टाइप का रिस्क ले रही है। तो ऐसे में जो कंपनी होती है वो चाहती है कि उनका जो रिस्क है वो कम हो जाए। तो ऐसे में जो भी जिसको भी वो पॉलिसी देती है, अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, तो सबसे पहले उसका मेडिकल स्टेटस देखती है, जो भी एप्लीकेंट है उसकी स्मोकिंग हैबिट देखी जाती है और कोई भी मतलब वो दारू वारू तो नहीं पीता और कुछ तो नहीं करता, तो ये सब देखा जाता है। जब भी उसको इंश्योरेंस मिलेगा, मान लीजिए वो दारू पीता है उसको इंश्योरेंस दे दिया, कल को लुढ़क के मर जाए फिर उसको पैसे देते फिरे, तो कंपनी क्या चाहती है अपना रिस्क कम करना चाहती है। तो जो पियक्कड़ वगैरह होते हैं जो स्मोकिंग करते रहते हैं उनको इंश्योरेंस नहीं देती है। अगला है गुड फेथ, तो इसका मतलब है अच्छी नीयत। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है और जो पॉलिसी होल्डर होता है जो इंश्योरेंस लेता है, उन दोनों के बीच में गुड फेथ होनी चाहिए, एक अच्छी नीयत होनी चाहिए। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है जो भी अपने पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी दे रही है तो उसको सब कुछ बताना चाहिए, सारी मतलब क्लियर करना चाहिए उसके सारे पॉइंट, उसका कोई भी डाउट हो, हर एक टर्म और जो भी कंडीशन है उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी शब्दों में वो लिख दी टर्म एंड कंडीशन और उनको पढ़ाया भी नहीं हो, बाद में कह रहे हैं कि भाई हम आपका पैसा नहीं देंगे। तो ऐसा कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं करनी चाहिए, एक गुड फेथ होनी चाहिए, सब क्लियर करना चाहिए, सब पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए अपने क्लाइंट को, है ना। तो हर चीज बता के चलनी चाहिए। अगला है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। अब देखिए ये क्या है, एक की प्रिंसिपल है लाइफ इंश्योरेंस का, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। तो देखिए जो प्रिंसिपल है स्टैटिकली थ्योरम पर बेस है। इसका मतलब ये है कि आपने स्टैटिक्स तो देखे होंगे, उतार चढ़ाव जो फ्लक्चुएशन होती है ना, जो ग्राफ आपने देखा होगा ऊपर जाता है नीचे जाता है, स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखा होगा आपने, मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है। तो वैसे ये भी क्या है, ये जो स्टैटिकल थ्योरम पे ये बेस है ये प्रिंसिपल। देखिए बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी है ये थोड़ा मैथ से रिलेटेड है। इसमें स्टैटिकली मतलब एक ग्राफ होता है ना, जैसे कि ग्राफ ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो उससे रिलेटेड है। तो देखिए हम कॉइन का एग्जांपल लेते हैं, हमने कॉइन लिया एक, अब उसकी देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 50%
और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 50%। तो मतलब दोनों की कितनी 50-50% है। अब मान लीजिए मैंने 2 बार कॉइन को उछाला, तो मान लीजिए एक बार भी हेड नहीं आया। अब मैंने 5 बार उछाला, एक बार हेड आ गया। अब मैंने 6 बार उछाला, 3 बार हेड आ गया। अब मान लीजिए मैंने 100 बार उछाला, 64 बार हेड आ गया। अब 1000 बार उछाला, अब उसमें से मान लीजिए 20 बार हेड आ गया। तो देखिए ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि अगर हम 5 बार उछालेंगे तो 2 बार हेड आ जाएगा, 6 बार उछालेंगे तो 3 बार हेड आएगा। मतलब देखिए आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की कितनी है 50-50%। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि आप 1000 बार उछालोगे तो 500 बार हेड ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर काम करता है। तो इसमें क्या कहता है कि आप जब भी ये जो मैंने बताया आपको, आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो हम इसको ऐसे कितना भी हम लार्ज नंबर लेते जाएंगे, लाख लेंगे, करोड़ लेंगे, तो आगे चल के एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है एक टाइम पे बिल्कुल सीधी लाइन पर ही बन जाएगा, पूरी सीधी लाइन बन जाएगी। तो मतलब ये एवरेज आउट हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए वही बोल रहा है, ये जो लार्ज नंबर आप लेंगे तो फ्लक्चुएशन ट्रेंड करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन बाद में जाके ये क्या एवरेज आउट हो जाएगा, मतलब एक सीधी लाइन बन जाएगा। तो यही इसका मतलब है लॉ ऑफ लार्ज नंबर का। तो देखिए इसमें भी वही बोल रहा है, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये तो नहीं है सिर्फ आपने आज इन्वेस्ट कर दिया हो गया, नहीं, लॉन्ग टर्म है, आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है। तो आगे चल के जो भी लॉस है, जो भी गेन है, मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो आगे चल के ये सब क्या हो जाएगा, एवरेज आउट हो जाएगा, एक सीधी लाइन बन जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, ज्यादा रिस्क नहीं रहता। अब देखिए आपने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा कि कितना ज्यादा जरूरी होता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके प्रोज भी पढ़े थे। अब इससे कुछ कॉन्स भी है। कॉन्स मतलब होता है डिसएडवांटेज। अब लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम होते हैं वो हाई कॉस्ट के होते हैं। और देखिए जैसे जैसे आपकी जो एज है वो बढ़ती जाएगी, वैसे जो ये प्रीमियम है ये भी बढ़ते जाएंगे। जो ओल्डर पर्सन होते हैं ना, जैसे कि जो बूढ़े लोग होते हैं, उनका जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो मरने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा होती है। तो जिसकी मरने की संभावना ज्यादा होती है तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस उतना ही कॉस्टली होता है। तो देखिए बोल भी रहा है एज इंक्रीज रिस्क, क्योंकि जो एज होती है ना, जैसे एज बढ़ती जाएगी तो जो रिस्क है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा। क्योंकि क्या भरोसा बुढ़ा लोग कब टपक जाए और कब इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या है, रिस्क ही तो है। तो ऐसे में क्या है, वो जो जो बूढ़े लोग होते हैं, एक तो उनको देने में हिचकिचाती है, मतलब जल्दी से देती नहीं है, और अगर दे भी देती है तो इतना ज्यादा कॉस्ट कर देती है ताकि इनको लेने में दिक्कत हो जाए। अब देखिए बोल रहा है कि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले तो आप अर्ली ले, मतलब जल्दी से लाइफ इंश्योरेंस ले अपनी शुरुआती स्टेज में। तो आपको जो भी प्रीमियम है वो इतना ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, थोड़ा आपके हिसाब से पड़ जाएगा। और देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो भी इंश्योरेंस फर्म होते हैं, ये ऐसे लोगों को देने से मना कर देते हैं जो एल्डर होते हैं और ऊपर से उनको बीमारी है। एक तो बुढ़े हैं, ऊपर से बीमारी है, उनको कौन लाइफ इंश्योरेंस देगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है लाइफ इंश्योरेंस का कि जो एल्डर लोग हैं उनको जल्दी से नहीं मिलता। और देखिए जो इसका रिटर्न है वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। अब आप मर जाएंगे, अब आपको क्या पता मेरे घर वालों को कितना पैसे मिलने वाला है, घर वाले खुद सोचेंगे हमें कितना मिलेगा, उनको खुद नहीं पता होता। तो ये कैलकुलेट करने में काफी डिफिकल्ट होता है कि जब भी आप मर जाएंगे तो उसका जो रिटर्न है वो कितना मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो भी रिटर्न है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और हार्ड होता है फोरकास्ट करना, मतलब पहले से ही बता देना कि आपको इतना मिलने वाला है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस का रिटर्न होता है वो मार्केट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे मार्केट बढ़ेगी तो लाइफ इंश्योरेंस का जो रिटर्न है वो भी बढ़ सकता है, अगर घटेगी तो वो भी घट सकता है। तो ये डिपेंड करता है। अब जैसे कि जैसे पीपीएफ है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, फिक्स डिपॉजिट है, इनके जो प्लान्स है इनमें आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इतना मिलने वाला है, आप इतना जमा कर रहे हैं, आप उसका इंटरेस्ट जोड़कर आप पहले ही पता लगा लेंगे कि मुझे इतना मिलने वाला है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता, आप पहले से ही पता नहीं लगा सकते कि आपको कितना मिलने वाला है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी आपको इंटरेस्ट तो मिलने वाला नहीं है, आपने तो बस एक प्रीमियम खरीद लिया है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलेगा, कोई इंटरेस्ट वगैरह तो मिलने नहीं वाला जुड़कर। तो इसमें ऐसा मुश्किल होता है निकालना। अगला डिसएडवांटेज है पॉलिसी। अब देखिए हमारी इंडिया इतनी बड़ी है तो इतने सारे इंश्योरेंस कंपनी है, इतने सारे इंश्योरेंस फर्म है, उनकी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। अब आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है चूज करना कि हमारे लिए कौन सा पॉलिसी बढ़िया रहेगा। अब इतनी सारी पॉलिसी है, अब किसी में कुछ मिल रहा है, किसी में कुछ मिल रहा है, तो अब कैसे आप पता लगाएंगे कि मेरे लिए कौन सा बढ़िया है। तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पॉलिसी को लेकर। अब देखिए अगला डिसएडवांटेज ये है कि जो आप प्रीमियम का पैसा देते हैं, अगर वो आपकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर भी हो जाती है, उसके बाद आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, टर्म होता है और एक परमानेंट इंश्योरेंस होता है। तो जो टर्म वाला अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या, एक बार आपका मैच्योर हो जाए तो आपका सारा पैसा गया, आपको कुछ वापस नहीं मिलने वाला। अगर आपकी डेथ भी हो जाती तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई तो सारे बेनिफिट्स गए। अब देखिए कई सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी भी होती हैं जो हिडन फीस भी ऐड कर देती हैं, हिडन टर्म्स भी ऐड कर देती है। आपने देखा होगा जब भी आपसे फॉर्म भरवाते हैं तो काफी छोटा छोटा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आए, आप जल्दी से पढ़ ना पाए क्या लिखा हुआ है, और वो चुपके से कोई भी हिडन फीस या हिडन चार्ज लगा सकते हैं। और बाद में जब वो आपसे मांगते हैं तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने ऐसा तो पहले बताया नहीं था, क्योंकि आपने खुद पेपर पे साइन करे होते हैं। तो ऐसा करके ये आपसे धोखाधड़ी भी कर सकते हैं, आपसे ज्यादा चार्जेस भी ले सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप एक एक चीज को बारीकी से पढ़ें। अब देखिए कई सारे ऐसे इंश्योरेंस भी होते हैं जो आपकी सुसाइड पर, अगर आप पहले ही साल सुसाइड कर लेते हैं तो आपको कोई भी कवर नहीं मिलेगा।
या फिर अगर आप ड्रग्स वगैरह करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, तो भी आपको क्या है, कोई भी कवर नहीं मिलेगा इंश्योरेंस का। अगर आपके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी आपको आके ठोक गया, तो आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अब देखिए कई सारी कंपनियों की, इंश्योरेंस कंपनी की कई सारी पॉलिसीज होती हैं। अब हम यही देखेंगे कि ये जो सारी पॉलिसीज है, इसमें हमारे लिए कौन सी बढ़िया पॉलिसी है। कंपैरिजन ऑफ पॉलिसीज ऑफर्ड बाय वेरियस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान। तो देखिए टर्म प्लान मैंने आपको पहले ही बताया, ये फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर एक बार आपकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती है, तो आपके डेथ के जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपके परिवार वालों को नहीं मिलते। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, ये तो एक बार मैच्योर हो गया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो ज्यादातर लोग परमानेंट वाले में पैसे इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही लेते हैं। तो देखिए मोस्टली लोग टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही लेते हैं, क्योंकि इसमें जो हाई अमाउंट ऑफ कवरेज है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार वालों को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पैसे मिलेंगे, और जो भी आपका नॉमिनी होगा उसको क्या है, प्रीमियम रेट से ज्यादा पैसे मिलेंगे। और देखिए ये जो टर्म प्लान होता है, ये चीपर होता है बाकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो देखिए सस्ता भी है, और आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली वालों को ज्यादा कवरेज भी मिलेगा, तो इसलिए ज्यादातर लोग टर्म प्लान लेते हैं। अगला है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये जो मैंने आपको परमानेंट वाला बताया था, यही है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, दोनों सेम है। तो जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, होल लाइफ यानी जब तक आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, ये प्लान जब तक चलेगा आपकी लाइफ के एंड होने तक। क्योंकि ये जो पॉलिसी की मैच्योरिटी पीरियड है वो है 100 ईयर्स, यानी 100 साल बाद ये पॉलिसी मैच्योर होती है, तो इसलिए ये आपके लाइफ के एंड तक रहती है। अब देखिए कोई भी जो पॉलिसी होल्डर है वो 100 सालों तक जी लेता है, और उसकी जो पॉलिसी वो मैच्योर हो जाती है, तो ऐसे में जो उसकी पॉलिसी है वो मैच्योर्ड एंडोमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो डेथ के बाद जितने भी बेनिफिट्स मिलेंगे वो सारे टैक्स फ्री होंगे। अगला है यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो ये एक टाइप का लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जो ऑफर करता है डुअल बेनिफिट्स। ये दो टाइप के बेनिफिट्स को ऑफर करता है, एक तो इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए ऐसी कई सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लेकिन जो यूलिप है ये अलग ही इसको भाव मिला हुआ है। ये इसका वर्सेटाइल नेचर की वजह से उसको कई ज्यादा भाव या पॉपुलैरिटी मिली हुई है। तो देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आप यूलिप की जब प्रीमियम खरीदते हैं, तो इसका देखिए आधा पैसा तो आपके लाइफ इंश्योरेंस में जाता है, और इसका आधा अमाउंट किस में जाता है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाता है। तो ये जो यूलिप पॉलिसी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, क्या करती है, आपके जो पैसा आ रहा है प्रीमियम का, आधा पैसा ये शेयर मार्केट में लगाती है, इक्विटी फंड्स लेती है, और जो भी डेट फंड्स होती है तो फंड और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, जिससे इनको फायदा होता है, फिर ये वो फायदा आपको दे देती है। और देखिए जो यूलिप होता है वो एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें जो इन्वेस्टर होता है, एक तो अपने लिए लाइफ के लिए सिक्योरिटी भी लेता है, और उसको आगे जाके जो उसकी वेल्थ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए यूलिप से और भी फायदे हैं, जैसे कि आपका जो टैक्स है, टैक्स सेविंग बेनिफिट्स होगा, आपका टैक्स बचेगा। और क्या है, LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आप जब भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप जब भी प्रीमियम लेते हैं, तो आपका क्या है, लॉन्ग टर्म में आपकी जो कैपिटल है वो गेन होती है। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, आपकी कैपिटल गेन होती है, वैसे इसमें क्या है, इसमें आपकी जो कैपिटल है वो लॉन्ग टाइम बाद गेन होती है। अगला है एंडोमेंट पॉलिसी। तो जैसे कि मैंने यूलिप के बारे में बताया, वो कैसे एक्ट करता है, एक तो इन्वेस्टमेंट की तरह और एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह। ऐसी जो एंडोमेंट पॉलिसी है, ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये इंश्योरेंस भी है और एक टाइप की सेविंग भी है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी कोई पॉलिसी जो उसकी मैच्योर हो जाती है होल लाइफ वाली, तो क्या होता है, उसकी जो पॉलिसी है वो एंडोमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो सेविंग बन जाती है। क्योंकि अब उसकी जो लाइफ इंश्योरेंस है वो तो खत्म हो गई है, तो उसने जितना भी पैसा दिया होगा लाइफ इंश्योरेंस वाली इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो सारी उसकी सेविंग बन जाती है। तो उसकी डेथ के बाद जो उसकी सेविंग है उसके परिवार वालों को मिल जाती है। तो ऐसा ही ये एंडोमेंट पॉलिसी में भी होता है। जो एंडोमेंट प्लान है, इसका जो मेन एम है वो यही है कि एक तो लाइफ इंश्योरेंस तो देना ही है, लेकिन जब भी ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जब मैच्योर हो जाती है, तो जो इन्वेस्टर होता है यानी जो इंडिविजुअल है, उसको एक लमसम पेमेंट दे दी जाती है पॉलिसी की। तो ये जो एंडोमेंट प्लान है, ये लोगों के लिए काफी सुटेबल है, क्योंकि जब भी लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तो उनकी लाइफ की सिक्योरिटी तो रहती है, साथ में अगर उनकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर भी हो जाती है, तो बाद में उसकी जो सेविंग का पैसा है उनको वापस मिल जाता है। तो देखिए जो भी एंडोमेंट पॉलिसी का प्रीमियम लेता है, तो ऐसे पॉलिसी होल्डर की जो हैबिट है वो भी सेविंग के प्रति बढ़ती है, मतलब उसकी हैबिट बन जाती है सेविंग करने के पैसे में, और साथ में उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है उसकी फैमिली को। अगला है मनी बैक पॉलिसी। तो देखिए जो मनी बैक पॉलिसी है, ये बेस्ट टाइप है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी पॉलिसी होल्डर है, जो भी ये वाली पॉलिसी लेता है, वो जो भी अपनी अमाउंट प्रीमियम जो पे करता रहता है, उसको जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो उसका कुछ परसेंट उस पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। और बाई चांस अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, जब भी मतलब टर्म के अंदर जब मैच्योर नहीं हुई होती, उसके बीच में डेथ हो जाती है, तो जो भी नॉमिनी होता है उसको ये सारी अमाउंट मिल जाती है। अगला है रिटायरमेंट प्लान। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये वाला प्लान आपके रिटायरमेंट के लिए है। आप जब भी प्लान ये लेते हैं, जब भी आप इसमें प्रीमियम लेते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपका रिटायरमेंट है ये स्टेबल रहता है, और आपका जो रिटायरमेंट है वो सिक्योर रहता है। आप जब भी रिटायरमेंट होते हैं तो आपको किसी के पास पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जब आप रिटायर प्लान लेते हैं, तो आप रिटायर होने के बाद आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है आपके पास,
अब देखिए जब भी आप रिटायर हो जाते हैं तो आप क्या आपकी जो इनकम है रेगुलर उसको आप खो देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट तो रहता नहीं है, आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं रहता। तो ऐसे में जो रिटायरमेंट प्लान है जो आपने पूरे अपने जीवन काल में जो भी आपने इन्वेस्ट करा है तो वही आपको क्या है वापस रिटायरमेंट के बाद एज अ इनकम के तौर पे मिलता है। तो इसको आप एज अ पेंशन भी आप समझ सकते हैं। जो आपने लाइफ टाइम अपने पैसों को इन्वेस्ट करा है, आपने प्रीमियम भरा है, तो आपको रिटायरमेंट के बाद आपकी एज अ पेंशन के रूप में पैसा मिलता रहता है। पेंशन नहीं है लेकिन पेंशन के टाइप जैसा है। और देखिए रिटायरमेंट प्लान में डेथ के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर आपने रिटायरमेंट प्लान लिया है तो रिटायरमेंट के बाद तो आपको पैसा मिलेगा ही, लेकिन अगर आपके बीच में डेथ हो जाती है तो आपके घर वालों को भी आपके जो पैसे वापस कर दिए जाते हैं, इनका प्रॉफिट भी मिलता है। अब आप इस डायग्राम को देखिए, वेरियस टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब आपने सारे टाइप्स पढ़ लिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, यूलिप क्या होता है, एंडोमेंट पॉलिसी क्या होता है ना, मनी बैक पॉलिसी, रिटायरमेंट प्लान, तो हमने ये सब पढ़ लिया। अब देखिए डब्बे में इसका कंपैरिजन बताया गया है, पहले डिस्क्रिप्शन बताया गया है, तो अब देखिए मैंने सबको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो अब आप इसको देख सकते हैं अपने आप ही। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे टर्म इंश्योरेंस। तो देखिए तीसरी बार आ गया टर्म इंश्योरेंस, तो अब मैं इसको स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ। हम सीधा देखेंगे टर्म इंश्योरेंस के कितने टाइप होते हैं। पहला टाइप है लेवल प्रीमियम और लेवल टर्म पॉलिसी। देखिए जो लेवल प्रीमियम होता है इसमें जो टाइम होता है वो है 10 to 30 ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया था टर्म एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, तो लेवल प्रीमियम क्या 10 से लेके मतलब 10 साल से लेके 30 साल तक का प्रीमियम होता है। तो मतलब अगर जब आप ये प्रीमियम ले रहे हैं और 10 से 30 साल के बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार वालों को क्लेम मिल सकता है। और अगर 30 साल बाद अगर आपकी ये जो प्रीमियम है मैच्योर हो जाता है, आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और देखिए जैसे जैसे आप पॉलिसी की ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो प्रीमियम की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए आपने 10 साल का लिया तो उसका कम होगा, 20 साल वाले का 30 साल वाले का ज्यादा होगा। तो ऐसे ऐसे ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। और देखिए जो प्रीमियम है इसकी जो बेनिफिट्स है वो हाइयर है एनुअली रिन्यूएबल टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट। तो देखिए अगला वही है द ईयरली रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी, जिसे हम YRT भी बोलते हैं। और ईयरली रिन्यूएबल को हम एनुअली रिन्यूएबल टर्म भी बोल सकते हैं। तो देखिए इस पॉलिसी में कोई भी ड्यूरेशन सेट नहीं होती है, आप इसको एनुअली मतलब हर साल रिन्यू करवा सकते हैं। और रिन्यू करवाने के लिए आपको कोई भी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपका इंश्योरेंस ले रखा है। जो इंश्योर्ड होता है यानी जो इंडिविजुअल होता है वो जब भी प्रीमियम लेता है तो उसका जो प्रीमियम का प्राइस है वो इंक्रीज करता रहता है ईयर टू ईयर, मतलब साल टू साल, हर साल क्या है उसकी प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाती है। और देखिए इसका कोई डिफाइंड पीरियड नहीं होता, जैसे कि ऊपर वाले का था ना 10 से 30 साल तक, तो इसका कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है। आप इसको जब चाहे जब तक करवा सकते हैं, ये हर साल आप इसको रिन्यू करवाना होता है, तो आप जब तक चाहे इसको रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो प्रीमियम है ना हर साल इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। अगला है द पॉलिसी ऑफ डिक्रीजिंग टर्म। तो देखिए इस स्कीम में क्या होता है, जो इस प्लान के जितने भी डेथ बेनिफिट्स हैं वो डिक्रीज करते रहते हैं एनुअली अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। मतलब एक प्री डिटरमाइंड शेड्यूल के तहत इसके जो भी लाभ हैं डेथ बेनिफिट्स हैं वो एनुअली डिक्रीज करते रहते हैं। और देखिए जो पॉलिसी होल्डर होता है जब वो पॉलिसी लेता है तो पॉलिसी के ड्यूरेशन में उसको एक फिक्स्ड और एक लेवल प्रीमियम को पे करना होता है। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अब जो पॉलिसी होल्डर है तो वो प्रीमियम के पैसे भी दे रहा है और साथ में टाइम टू टाइम जो उसके जो डेथ बेनिफिट है वो भी घट रहे हैं, तो इसको लेने का फायदा क्या है। तो देखिए इसको लेने का फायदा ये है कि जब भी आप ये लेते हैं तो इसके साथ ये मोस्टली वो लोग रहते हैं जो लोन लेना चाहते हैं। अगर आप लोन लेते हैं बाय चांस आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जो भी लोन का पैसा है वो आपके परिवार वालों को नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप ये पॉलिसी ले लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लोन के पैसे को भर देगी। तो ये मोस्टली ये जो डिक्रीजिंग टर्म वाली है आपकी लोन वाली लेते हैं। जैसे जैसे आप लोन को भरते जाएंगे ना, जैसे जैसे आपका लोन कम होते जाएगा वैसी जो ये पॉलिसी है ना ये भी कम होती जाएगी, ये डिक्रीज करती जाएगी। अगला है एंडोमेंट पॉलिसी, तो इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो हम सीधा इसके देखेंगे टाइप ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी। तो देखिए पहला टाइप है फुल एंडोमेंट्स। तो देखिए फुल एंडोमेंट को हम विद प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान भी बोल सकते हैं। तो देखिए इस पॉलिसी में क्या होता है कि जो भी कस्टमर होता है या जो भी पॉलिसी लेता है तो वो पॉलिसी मैच्योर होने के बाद उसको जितने भी प्रीमियम में पैसे उसने भरे थे उसको वापस मिल जाते हैं। और बाय चांस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो भी नॉमिनी हो रहा है उसको सारे पैसे मिल जाते हैं, वो भी विद बेनिफिट्स। तो देखिए जो पॉलिसी होती है हमारे जो यूथ है उसकी हेल्प करती है, उनकी जो वेल्थ है ओवर अ टाइम उसको बिल्ड करने में। यानी जो यंग लोग है, जो युवा लोग है, उनकी वेल्थ को बिल्ड करने में ये पॉलिसी हेल्प करती है। अगला है यू लैप यानी यूनिट लिंक्ड एंडोमेंट प्लान। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो यू लिप था, ये यू लैप है, मतलब आई और ई का अंतर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है यू लिप में और यू लैप में क्या अंतर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो था यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और ये है यूनिट लिंक्ड एंडोमेंट प्लान। तो देखिए ये जो पॉलिसी होती है या फिर ये जो प्लान होता है ये ऐसे लोगों के लिए होता है जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो रिस्क टेकर होते हैं और एक बिग रिटर्न लेना चाहते हैं। तो देखिए इस पॉलिसी में क्या होता है कि जब भी आप फिक्स्ड टर्म प्लान प्रीमियम लेते हैं तो उसका जो पैसा होता है वो कोई स्टॉक वगैरह या कोई फंड वगैरह या कोई बॉन्ड वगैरह उसमें इन्वेस्ट किया जाता है।
तो इसमें क्या होता है, जब भी वो राइज करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि अगर फंड, जो भी फंड है, सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स है, वो राइज करेगा तो ऐसे जो भी प्लान जिसने लिया उसको भी कई ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए कितना फायदा होगा, वो मार्केट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मार्केट मतलब राइज करेगा उतना ज्यादा फायदा रिटर्न मिलेगा। और देखिए इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी कवर होती है, मतलब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है। अगला है नॉन प्रॉफिट एंडोमेंट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी पॉलिसी होल्डर होता है, जब भी उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उसको 1% कुछ परसेंट जो है इस पॉलिसी का मिल जाता है। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जितने पैसे उसने इन्वेस्ट करे हैं, मतलब जितना प्रीमियम उसने भरा है, तो सारा का सारा उसके परिवार वालों के नॉमिनी को मिल जाता है। और देखिए इसमें नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट का मतलब यही है कि जो पैसा उसने भरा है तो जितना पैसा है उतना ही पैसा मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है, बस ये जितना आपने पैसा भरेंगे उतने पैसे आपके परिवार वालों को मिल जाएंगे। तो देखिए जो प्लान होता है ये आपकी फैमिली को या आपका जो भी नॉमिनी है उसको एक प्योर फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। अगला है यूनिटाइज्ड विथ प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान। तो देखिए इस प्लान में जो यूलिप होता है उसकी जो अर्निंग पोटेंशियल है वो शामिल रहती है और ये आपकी मनी को प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है। क्योंकि जो मार्केट में क्या है, मार्केट क्या वॉलेटाइल होता है, कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी गिर भी जाता है मार्केट। तो ऐसे में जो ये पॉलिसी होती है, प्लान होता है, आपकी मनी को प्रोटेक्ट करके रखता है। बाई चांस अगर आप मार्केट गिर भी जाती है, अगर आपका पैसा डूब भी जाता है, तो इस प्लान की वजह से आपका जो डूबा हुआ पैसा वो आपको वापस मिल सकता है। अगला है लो कॉस्ट एंडोमेंट। तो लो कॉस्ट का मतलब है ये जो प्लान है यानी जो प्रीमियम है ये काफी लो है, मतलब लो कॉस्ट का है, मतलब ज्यादा महंगा नहीं है। तो जो पॉलिसी होल्डर होता है वो इसमें प्रीमियम में अपने पैसों को सेव करता है ताकि वो फ्यूचर में अपने जितने भी पेमेंट है वो कर सके। तो देखिए ये जो इंश्योरेंस है ये गारंटी देता है कि जो भी नॉमिनी है उसको कोई भी अगर इमरजेंसी केस आ जाता है तो वो उसको गारंटी पेमेंट करेगी। और जब भी आप ये प्लान लेते हैं तो आपको एनुअल बोनस भी मिलता है, जिससे आपके जो रिटायरमेंट है उसमें कई ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो देखिए इस प्लान का एक मेन पर्पस ये है कि एक निश्चित समय के लिए एक फंड यानी एक पैसों को जुटाना, जिससे कि आप अपना कोई भी लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं या फिर आपका कोई भी स्पेसिफिक गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।